कल हरेली था। ऐसी उम्मीद है कि आप सभी हरेली को काफ़ी हर्षोल्लास से मनाए होंगे। छुट्टी का भी दिन था, रविवार था और साथ ही साथ फ्रेंडशिप डे था। तो ये सारी खुशियाँ एक साथ आ गई थी, तो बहुत अच्छे से आपने मनाया होगा, ऐसा मान के चलते हैं। हरेली के दिन छत्तीसगढ़ में अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं, जिनमें इधर आप जो पकवान देख पा रहे हैं ये बड़ा है, ये सोहारी है, इसको फरा कहते हैं, इसको कहते हैं चीला और ये है गुड़ चीला। ये जो हमारे छत्तीसगढ़ के सभी व्यंजन हैं, इन व्यंजनों को कल बहुत ही अच्छे से खुशी के साथ बनाकर भी और खाया भी गया होगा छत्तीसगढ़ के सभी घरों में। ठीक है, उम्मीद है आप भी इनका एंजॉय किए होंगे। नमस्कार, स्वागत है मेंटर्स ज्ञान में। और आज के इस करंट अफेयर सेशन में हम लोग जो सबसे पहले देखने वाले हैं वह है बांग्लादेश को लेकर के। ठीक है, और आप इस न्यूज़ में देख पा रहे हैं कि ढाका में छात्रों के शव को लेकर के प्रदर्शन हुआ। 97 की मौत हो चुकी है और ये जो 97 की मौत हुई है वो वहाँ पे छात्र हैं। ठीक है, 500 घायल हो गए हैं और 3 दिन से देश बंद है। कारण क्या है इसका? कारण एक बहुत पुरानी आरक्षण की व्यवस्था है। जब पाकिस्तान से बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, जिसमें भारत ने सहयोग किया था, ठीक है, तो उस समय मुक्ति वाहिनी सेना करके एक सेना थी उनकी, अपनी गुरिल्ला युद्ध वाली। उसके सभी व्यक्ति जो थे वो शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान है, उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें भारत ने भी मदद किया। ये सारी कहानियाँ आपको पता ही है कि भारत ने भी सहयोग किया। दिसंबर 1971 में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाया था। फिर पाकिस्तान का अपना सरकार बना था। शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के पहले क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। वही शेख मुजीबुर रहमान की जो बेटी हैं शेख हसीना, अभी हैं प्रधानमंत्री। कहाँ की? बांग्लादेश की। ठीक है, हुआ क्या था कि जब वहाँ पे लोगों को जब आरक्षण का लाभ लेना था, मतलब छात्रों को, जैसे भारत में भी आरक्षण की सुविधा है वैसे वहाँ पे भी सुविधा है, पर वहाँ जो आरक्षण का प्रतिशत है वह 56% है। कितना? 56%। ठीक है, इसी में से 30% आरक्षण, जो आरक्षण व्यवस्था है उसमें बंटवारे में 30% आरक्षण किनको है? तो जो मुक्ति वाहिनी सेना के हैं उन लोगों को 30% आरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो बांग्लादेश में ऐसे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान का मदद किया था, उनको रजाकार कहते हैं। पाकिस्तान का मदद कब किया था? जब बांग्लादेश अपनी आज़ादी की लड़ाई कर रहा था। तो जिनके हिसाब से पाकिस्तान सही कर रहा है, अभी वाला पाकिस्तान सही कर रहा है, ऐसे भी लोग थे जिनको वहाँ के लोग रजाकार कहते हैं। रजाकार का मतलब क्या है? उनके हिसाब से ये लोग देशद्रोही हैं। ठीक है, स्टिल अभी वो लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं, थोड़ा सा उनसे पक्षपात जैसी स्थिति बनती है। उस समय के हिसाब से वो अपने देश के लिए खिलाफ ही कर रहे थे, क्योंकि बांग्लादेश आज़ाद होना चाहता था और वो पाकिस्तान का मदद कर रहे थे। तो उन्हें 10% आरक्षण है। 2018 के आसपास बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने ये कहा था कि इस आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए। जब प्रेशर बना था तो शेख हसीना की सरकार ने ही पूरे आरक्षण वाले सिस्टम को हटा दिया था। तब छात्रों के बीच बहुत उस समय दंगे फसाद हुए थे। ठीक, अभी शेख हसीना वापस वहाँ की प्रधानमंत्री चुन करके आई हैं और उनका एक बयान था कि अगर हम मुक्ति वाहिनी वालों को आरक्षण नहीं देंगे तो क्या रजाकार को देंगे। ये वाली बात जो है, इसके दाम पर फिर से यह दंगे चालू हो गए हैं। अब इस दंगे में मुक्ति वाहिनी सेना वाले जो छात्र हैं उनका कहना है कि हमको 30% आरक्षण मिले, और बाकी एक धड़ा ये भी है जो यह चाहता है कि आरक्षण वाला सिस्टम समाप्त हो जाए। इसमें शेख हसीना की जो पार्टी है, आवामी लीग कहते हैं जिसको, जो शेख मुजीबुर रहमान की भी पार्टी थी, उसका जो छात्र संगठन है उनके द्वारा, और जो रजाकार पार्टी है या फिर विपक्ष की जो पार्टी है वो रजाकारों का सहयोग कर रही है और उनके बीच में लड़ाई चल रहा है, जिसका ये आप परिणाम देख पा रहे हैं। ठीक, ये एक छोटी सी कहानी थी बांग्लादेश में क्यों हिंसा हो रही है इसके बारे में। डिटेल इसका डिस्कशन में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, अगर भारत के आसपास में कहीं पे ऐसी स्थिति बन रही है तो भारत के लिए कैसे काम की है या फिर अफेक्टेड कैसे भारत हो रहा है, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर आप प्रीलिम्स के बाद मेंस अभी लिख चुके हैं और मेंस के बाद इंटरव्यू की तैयारी करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका मेंस अच्छा गया होगा, तो 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा भारत के आसपास की स्थिति,
ठीक। बांग्लादेश के बारे में अगर आपसे कोई पूछे वहाँ पे इंटरव्यू में राजनीतिक पार्टियाँ कौन कौन सी हैं, तो एक तो बांग्लादेश अवामी लीग है और दूसरा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है। 2 पार्टियों के नाम याद रखिए, इससे भी ज़्यादा पार्टियाँ हैं। ठीक है, सबसे मजबूत विपक्ष अभी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है और जो सत्ता में है शेख हसीना, वो है बांग्लादेश अवामी लीग। ठीक है, शेख हसीना वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ये इसी पार्टी की हैं, अभी मैंने आपको बताया है। अब भारत और बांग्लादेश के बीच में पूर्वोत्तर को लेकर के, ठीक है, पूर्वोत्तर जो हमारे राज्य हैं और बांग्लादेश, इनके बीच में काफ़ी घनिष्ठता है, तो भारत बहुत हद तक वहाँ से सहयोग प्राप्त करता है। ठीक, आप देखे होंगे भारत का पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल राज्य के बाद में बहुत ही एक पतला सा चिकन नेक है, जिसमें हमारे भारत के मुख्य भाग से पूर्वोत्तर के भाग जाया जाता है। ठीक, इसमें कनेक्शन अगर आप बांग्लादेश के थ्रू होते जाएंगे तो आपको पास पड़ेगा, किन किन राज्यों में, त्रिपुरा, मणिपुर, ऐसे राज्यों में पहुँचना पास पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए बांग्लादेश से हमारी दोस्ती रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, इसी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत ये जो 2003 लिखा हुआ है, ये 2023 है। ठीक, 2023 में चटगांव और मोंगला बंदरगाह का उपयोग में समझौता हुआ है। तो चटगांव और मोंगला बंदरगाह कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है। अब उसमें समझौता हुआ है, तो चटगांव और मोंगला बंदरगाह की मदद से भारत से त्रिपुरा और मणिपुर के क्षेत्र में आसानी से जाया जा सकता है। तो ये एक हमारे लिए काम की चीज़ है जो बांग्लादेश के थ्रू हम मदद ले रहे हैं। इसके बाद त्रिपुरा में पेय पदार्थ के रूप में पेय पानी जो उपयोग किया जाता है पीने के लिए, उसके लिए मदद मिलती है हमको फेनी नदी से। ठीक है, और फेनी नदी भी बांग्लादेश में स्थित है, तो बांग्लादेश ऐसे सहयोग प्रदान कर रहा है। दूसरा, भारत बांग्लादेश डिजिटल सेवा रोजगार केंद्र के लिए ICT उपकरण का उपयोग किया जा रहा है, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक समझौता है। ठीक, इसके बाद 1971 में भारतीय प्रयासों से बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो बांग्लादेश अभी भी उसके लिए भारत को अपना हमेशा दोस्त मानता रहा है। अब जितने भी मैत्री संगठन हैं, चाहे वो मैत्री पाइपलाइन हो, चाहे वो मैत्री और किसी भी नाम से संगठन होगा, मैत्री जल समझौता ऐसे कुछ है, तो ये जो समझौते हैं वो किसके साथ हो रहे हैं? बांग्लादेश के साथ। मैत्री अगर कोई युद्ध अभ्यास होता है वो भी बांग्लादेश के साथ होता है। ये आपको एज अ फैक्ट याद करके रखना है। हमारे बांग्लादेश से बहुत घनिष्ठता है, क्योंकि जब से वो बनी थी तब से हम उसकी मदद करते आ रहे हैं, और आगे भी अगर हमको इन दक्षिण एशियाई क्षेत्र में यदि अच्छी स्थिति रखनी है तो नेवर फर्स्ट वाली नीति जो भारत लागू कर ही रहा है, इसमें बांग्लादेश एक विशेष देश के रूप में हमारा सहयोगी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। इन केस मेंस में पेपर 7 पार्ट 2 में इस तरह के सवाल आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत भारत के आसपास के देशों के बारे में या फिर अंतर्राष्ट्रीय देशों में जो चीज़ें घटित हो रही हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। भरतनाट्यम दिग्गज यामिनी जी का निधन हो चुका है। इसको पहले आपने बहुत भारत के कला क्षेत्र वाले सेक्शन में बहुत पढ़ा होगा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में। तो यामिनी जी जो मोहिनी अट्टम भरतनाट्यम डांस करती थी, पद्म विभूषण इन्हें प्राप्त हुआ था। शनिवार को इनका निधन हो गया। अब ये जो न्यूज़ है इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद जो आपको अपने स्टैटिक पार्ट में पढ़ाई करनी चाहिए कि भारत में कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं भारत में? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। पहला है भरतनाट्यम, दूसरा है कथक, तीसरा है कथकली, फिर मणिपुरी, फिर मोहिनीअट्टम, फिर कुचिपुड़ी, फिर ओडिसी और सत्रिया। ठीक है, ये 8 भारत के शास्त्रीय नृत्य में गिना गया है। इसके बाद ये कौन करता है? तो साहित्य कला अकादमी जो है वो डिसाइड करती है कि कौन सा है शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में प्रसिद्ध है और इसकी जो नृत्यांगना है वो है मृणालिनी साराभाई। इसके बाद कथक डांस उड़ीसा और उत्तर प्रदेश बिरजू महाराज, माफ़ करिएगा, जो कथक है वो उत्तर प्रदेश का है और बिरजू महाराज जिनका नाम बृजमोहन मिश्रा है। अच्छा, मृणालिनी साराभाई के बाद में एक और आपको क्या याद रखना है, इसमें कौन नृत्यांगना है? यामिनी जी। ठीक है, तो यामिनी को आप याद रखेंगे। ठीक है, क्यों याद रखेंगे? क्योंकि इस साल इनका निधन हुआ है। मे बी प्रीलिम्स या फिर किसी भी वनडे एग्जाम में भी करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कथकली केरल से रिलेटेड है और इसकी जो कला मंडलम गोपी जो है इसके नृत्यांगना है। और इसमें एक याद रखिएगा, ये जो कलाकार है कथकली कला मंडलम, एक केरला में कला मंडलम एक संस्था भी है जिसके तहत इस कथकली नृत्य का विकास किया जा रहा है।
ठीक है। अब मणिपुरी मणिपुर में प्रचलित है और इसके जो आर्टिस्ट हैं वो राजकुमार सिंहजीत सिंह है, ठीक है। इसके बाद मोहिनीअट्टम, ये भी केरल का एक आर्ट फॉर्म है, डांस आर्ट फॉर्म है, और सुनंदा नायर इसके आर्टिस्ट हैं, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, याद रखिएगा, और शोभा नायडू जो हैं वो इसके आर्टिस्ट हैं। ओडिशा में प्रसिद्ध है ओडिसी, और सुजाता महापात्रा, इसमें 2-3 और महापात्रा जी हैं। मसुता महापात्रा लोग उड़ीसा क्षेत्र के लोग ही अपने कास्ट के तौर पर लिखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उड़ीसा के लिए, ठीक है। सत्रिया असम पता होगा आपको, असम का जो नृत्य है उसको सत्रिया कहते हैं। भूपेन हजारिका इसके आर्टिस्ट हैं, और मणिक बारबायन, 1-2 और बारबायन करके इसके आर्टिस्ट हैं जिनको आपको नाम याद रखना है। क्लियर है? ये कुछ नाम थे, इधर के तो आपको वापस नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप आर्टिस्ट के नाम और पढ़ना चाहते हैं तो फिर से आप पढ़िएगा। इसके ज़्यादा और आर्टिस्ट के आपके बुक में दिए होंगे नाम, एक बार उनको रीड कर लीजिएगा आज, ठीक है। आगे, किसानों को मिलेगी रियायती दर पर 50 किलो शक्कर। ये किन किसानों को मिलेगी? तो गन्ना किसानों को मिलेगी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में आपको पता होगा कवर्धा, बेमेतरा, इन बेल्ट में गन्ने का उत्पादन किया जाता है, और उसी क्षेत्र में शक्कर मिल भी स्थित है, तो गन्ने को उठा करके शक्कर मिल में बेचा जाता है, ठीक है। ये एक तरीका है। अगर आप गन्ना को निकाल कर गन्ना को उगा रहे हैं फिर उसको भंडार कर रहे हैं तो गन्ना खराब हो सकता है, उसको तुरंत शक्कर मिल में जाना चाहिए, तभी उससे शुगर प्राप्त हो सकता है, ठीक है। इसके लिए सरकार जो व्यवस्था करती है वो करती है FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, जिसको हिंदी में कहा जाता है उचित एवं लाभकारी मूल्य। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य से एक अलग राशि है, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार प्रदान करती है, ठीक है। यहाँ पे चावल का भंडारण किया जा सकता है, इसीलिए धीरे धीरे इसको दे सकते हैं, लेकिन जो उचित एवं लाभकारी मूल्य है ये गन्ने जैसे फसलों के लिए किया जाता है जिसका ज़्यादा देर आप भंडारण नहीं कर सकते। इसके लिए सरकार पहले ही मिलों को पैसा देती है, और मिल जो होते हैं वो फिर उत्तरदायी होते हैं। किसान जब उसके पास फसल लाएगा तो उसको उतना पैसा मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार और मिल के बीच में MOU साइन होता है, और इस साइन, ये जो MOU साइन हुआ है इसके तहत किसान को शक्कर मिलों को उतना पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है। 355 रुपये प्रति क्विंटल अभी छत्तीसगढ़ में रेट चल रहा है, किसका? गन्ना का। इसके बाद देखिए शक्कर के जो छत्तीसगढ़ के कारखाने हैं, तो पहला है भोरमदेव सहकारी शक्कर मर्यादित, रामहेपुर कवर्धा में स्थित है। 2002-2003 में इसका निर्माण हुआ था। इसके बारे में जो आगे जानकारी है, यहाँ पर एथेनॉल प्लांट भी लगा हुआ है, और कितने KLPD का इसमें विद्युत उत्पादन किया जाता है ये आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो एथेनॉल प्लांट के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, और कितना विद्युत उत्पादन सह उत्पादन के रूप में किया जा रहा है इसको पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ आपको सारी चीज़ें इसलिए नहीं बता रहे ताकि आप भी कुछ मेहनत करें। सब कुछ अगर यहाँ बोर्ड पे बता देंगे तो आज आपकी पढ़ाई कैसे होगी, ठीक। आगे, माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित अंबिकापुर केरता सूरजपुर में स्थित है, ये 2007 में निर्मित है। इसके बाद दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित करकाभाटा बालोद में स्थित है, 2009 में ये बना गया था। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना बिसेसरा ग्राम पंडरिया में स्थित है, 2016 से ये कार्यरत है। शक्कर कारखाना चंदनू बेमेतरा में प्रस्तावित है, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ के शक्कर कारखाने हैं जिनको आपको पढ़ना है। सहकारी शक्कर कारखाने हैं, सहकारिता का इनमें प्रयोग किया जाता है। सहकारिता छत्तीसगढ़ में किस रूप में है यह भी आपको पढ़ना चाहिए। तो ये ऐसे करके करंट अफेयर से रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे न सरेंडर न ही एनकाउंटर, स्कूल खोलकर ख़त्म किया नक्सलवाद। यहाँ पे नक्सलियों से बात करने की एक विधि अपनाई गई थी, दूसरा विकास अपनाया गया था, और तीसरा ये है कि मुठभेड़, मतलब या तो आप बात करिए या फिर हम आपके यहाँ विकास करते हैं, और इसके तहत नक्सल समस्या को ख़त्म किया जा सकता है। और तीसरा ये था कि इन दोनों से अगर आप नहीं मानते तो खात्मा ज़रूरी है, जिसमें ये कारगर साबित हुआ है, ठीक। इसमें क्या है, किसी भी को ज़बरदस्ती सरेंडर नहीं कराना है, ना ही किसी को कोई मुठभेड़ करना है, केवल उस जगह का विकास करते जाना है। विकास के माध्यम से उन क्षेत्रों में नक्सल समस्या कम हो सकती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है नियत नीलानार, जो हमारा वर्तमान सरकार का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। देख लेते हैं नियत नीलानार क्या है। तो सुरक्षा कैंप लगाए जाएंगे, ठीक है। यदि यह कोई गाँव है, ठीक है, इस गांव में अगर सुरक्षा कैंप लग रहा है तो इसके आसपास 5 किलोमीटर के रेडियस में, कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी यहाँ पे इस गांव में कैंप लग रहे हैं ना, यही नियत नीलानार वाला कैंप लग रहा है, तो इसके 5 किलोमीटर के क्षेत्र में क्या हो जाएंगी?
25 तरह की, कितने प्रकार की, 25 प्रकार के विकास कार्य या सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, समझ में आया। नियत निलानार का मतलब होता है आपका अच्छा गांव, मतलब इस गांव के अच्छाई के लिए जितने काम किए जा सकते हैं। ये जो 14 कैंप लगाए जा रहे हैं, ये सुरक्षा बल के कैंप लगाए जा रहे हैं और सुरक्षा बल की मदद से इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं कैंप स्थापित किया जा रहा है। बुनियादी सुविधाओं में क्या होता है, तो एक तो शिक्षा हो गया, दूसरा स्वास्थ्य हो गया, तीसरा उज्ज्वला योजना को भी इन क्षेत्रों में लागू करने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत इन क्षेत्र के जो आदिवासी हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। वस्तुतः इसमें उनको मुख्य धारा में कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये नियत निलानार न्यूज़ को आपको बताने का रीज़न ये था कि इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद आपको ये ध्यान में रख लेना है कि और किन किन से जगहों पे, जैसे बस्तर में बस्तर टमाटा हो गया, निया नारायणपुर का है ना, ठीक है, और मावा केतुल है आपका, मामा केतुल गिरधान और कोंडा गाँव का में ऐसा अभियान चलाया जा रहा है नक्सल समस्या को समाप्त करने के लिए। तो पूरे बस्तर ज़िले में जितने भी अभियान चला रहे हैं इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही करके धीरे धीरे करंट अफेयर की मदद से हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स को हर दिन ख़त्म कर लेंगे। ऐसे धीरे धीरे टॉपिक जब आप ख़त्म कर सकते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी होती है। आप में से अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेंस का टेस्ट सीरीज़ कहीं पे दे रहे होंगे, लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज़ दे रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है, आप अभी से तैयारी चालू कर दिए हैं, करना भी चाहिए। बस इस समय आपको हो सकता है कि टेस्ट अच्छा नहीं जा रहा हो या कोई दिक्कत आ रही होगी, तो आपको स्ट्रेस हो रहा होगा, यह स्वाभाविक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चाहे वो CGPSC के टॉपर ही क्यों ना हो, उनको भी इस समय ये स्ट्रेस आया था कि या तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है या फिर दिक्कत आ रही है, परेशान हो रहे हैं आप। ठीक है, ऐसा होता है, ये प्रोसेस का पार्ट है, ये सारी चीज़ें होना स्वाभाविक है। अगर आपके साथ ये नहीं हो रहा है तब दिक्कत वाली बात है, और आपके साथ ये हो रहा है तो खुशी मनाइए क्योंकि चीज़ें अच्छी हो रही हैं। इस प्रोसेस से गुजरने के बाद आपको क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि CGPSC से निकल पाना आपका सक्सेस है, बल्कि सक्सेस ऐसा होगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सी चीज़ें आपको पता रहेंगी, याद रहेंगी, जिसका आप इफेक्टिव यूटिलाइजेशन बाद में कर सकते हैं। क्लियर है? इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको पूरी तैयारी करनी रहेगी। ठीक है, तो यही था आज के करंट अफेयर में। चीज़ें कंटेंट कम थी, लेकिन आपके लिए पढ़ने का सामान हम ज़्यादा देके जा रहे हैं। और इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के कल्चरल डिपार्टमेंट की ये झलक देखेंगे और इस वीडियो को समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल फिर से नए करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड स्टैटिक की पढ़ाई के साथ। ठीक है, शुक्रिया। सुशासन की हरेली छत्तीसगढ़ी लोक परंपरा का प्रमुख और पहला बड़ा त्योहार, जिसमें दिखती है छत्तीसगढ़ की महान परंपरा और संस्कृति की झलक। आज भी पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाई गई हरेली। हरेली जो समृद्धि की थी, हरेली जो अपने साथ सुशासन लेकर आई है, जिसमें किसानों की खुशहाली, माताओं और बहनों की समृद्धि और युवाओं के सुनहरे भविष्य की महक थी। इस खास अवसर पर सुशासन के ध्वजवाहक प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदेव साय ने भी हरेली त्योहार को अपने खास अंदाज में मनाकर इसे यादगार बना दिया। हरेली त्योहार के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास एक छोटे से गांव के रूप में सजा था, जिसमें रहचुली झूला, गेड़ी और सुंदर बैलगाड़ी हरेली की हरियाली छटा बिखेर रही थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने परंपरागत रूप से गौ माता की पूजा अर्चना कर धरती माता के प्रति पूरे प्रदेश की ओर से कृतज्ञता प्रकट किया, जिसके बाद झूला, पिट्ठुल जैसी परंपरागत मस्ती और मनोरंजन का वह सिलसिला शुरू हुआ जो देर शाम तक चलता रहा। इस दौरान उपस्थित जन समूह ने छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का भी स्वाद चखा। इस बार की हरेली छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बेहद खास थी, क्योंकि किसान भाइयों के खाते में 2 साल के बकाया बोनस और 3,100 रुपए प्रति क्विंटल धान का भुगतान था। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने हरेली के इस अवसर पर किसान को ट्रैक्टर वितरण कर एक बड़ा तोहफा दिया। महिलाएं महतारी वंदन योजना की सौगात से उमंगित थीं, तो श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन पाकर प्रफुल्लित थे। समृद्धि और सुशासन का यह सिलसिला चलता ही रहेगा। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़िया गर्व के संग आगे बढ़ता ही रहेगा।